हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और उस चैप्टर नंबर 3 का नाम है कंपनी के वार्षिक हिसाब। क्या नाम है? कंपनी के वार्षिक हिसाब। मतलब ये हुआ कि हम इसमें सीखने वाले हैं कि कंपनी का वार्षिक हिसाब कैसे बनाते हैं। वार्षिक हिसाब में देखो क्या क्या चीजें आती हैं, 2 खाते आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? वार्षिक हिसाब। और वार्षिक हिसाब में क्या आएंगी? 2 चीजें आएंगी। एक तो हमें सीखना होगा आर्थिक चिट्ठा। क्या सीखना होगा हमें? कि हमें आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाना होता है। और एक हमें सीखना होगा कि लाभ हानि पत्रक कैसे बनाना होता है। क्या? लाभ हानि पत्रक। तो इस वीडियो में बेसिकली इस क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो दोनों चीजें बनाई जाती हैं, ये दोनों चीजें बनाई जाती हैं कंपनी नियम के अनुसार। ठीक है, या कंपनी अधिनियम के अनुसार 2013, कंपनी नियम 2013 परिशिष्ट 3 के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? परिशिष्ट 3 के अनुसार। ये याद रखना है कि कंपनी का नियम 2013 परिशिष्ट 3 के अनुसार 2 खाते बनाए जाते हैं, जिसमें एक होगा आपका आर्थिक चिट्ठा और एक होगा आपका लाभानी पत्रक। जिस आज हम जो सीखने वाले हैं बेसिकली वो सीखेंगे आर्थिक चिट्ठा के बारे में। तो मैं नॉर्मली जो हमारा बेसिक वाला था मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ तो समझ में आएगा। सबसे पहले हम नॉर्मली जो आर्थिक चिट्ठा पहले बनाते थे मैं उसी को दिमाग में लेके चलूंगा। ठीक है, कि जो आर्थिक चिट्ठा है वो हमारा कैसे बनता है। हमने पता है कि आर्थिक चिट्ठा जो बेसिकली वो हमारा 2 भागों में बटा होता है। इसको मैं लाइन थोड़ा सीधा खींच लेता हूँ, उसके लिए मैं अपने ये सेप्स का यूज करता हूँ। ठीक है, देखो बेसिकली 2 भागों में बटा होता है। एक होता है पूंजी दायित्व। क्या होता है? पूंजी दायित्व। और एक होता है हमारा संपत्ति पक्ष। क्या होता है? एक हमारा संपत्ति पक्ष। अब इसको ध्यान से समझना। इस एक ही चार्ट में मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उस पूरे चार्ट में ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से देखना कि हमारा जो आर्थिक चिट्ठा होता है बेसिकली वो 2 भागों में बटा होता है। एक होता है हमारा पूंजी दायित्व और एक होता है हमारा संपत्ति। हम पढ़ने क्या वाले हैं पहले वो समझो। हम पढ़ने वाले हैं कंपनी के वार्षिक हिसाब। तो कंपनी में पूंजी क्या होता है? अब सवाल ये है कि सर कंपनी में पूंजी क्या होता है? तो कंपनी में पूंजी होता है इक्विटी, यानी जो शेयर होते हैं हम उसी को क्या बोलते हैं? पूंजी। यानी कि पूंजी की जगह पर नाम क्या याद रखोगे? इक्विटी और दायित्व। क्या याद रखोगे? इक्विटी और दायित्व। मैं जब भी पूंजी की बात करूंगा तुम किसकी बात करोगे? शेयर की। मैं पूंजी कहूंगा तुम शेयर समझना। बात समझ में आया? क्लियर इतना? अब ध्यान से सुनो कि आर्थिक चिट्ठा को बेसिकली कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है हमारा पूंजी दायित्व और एक होता है हमारा संपत्ति पक्ष। अब देखो इसको अभी इग्नोर करो कुछ देर के लिए, अभी हम फोकस करते हैं पूंजी दायित्व पर। ठीक है, हम किस पर फोकस करते हैं? पूंजी दायित्व पर। तो पूंजी दायित्व इक्विटी दायित्व को अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर 2 चीजें दिख रही होंगी। एक तुम्हें दिख रहा होगा पूंजी और एक तुम्हें दिख रहा होगा दायित्व। ठीक है, 2 चीजें दिख रही होंगी। क्या दिख रहा होगा तुम्हें? एक पूंजी और एक क्या दिख रहा होगा? दायित्व। अब मैं बात करता हूं पूंजी की, तो जब भी मैं बात करूंगा पूंजी की, मैंने क्या कहा? इसको तुम क्या समझोगे? इक्विटी। तो ये थोड़ा बॉक्स बना दिया मैंने। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि हम किसकी बात करेंगे? पूंजी का मतलब इक्विटी। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ इक्विटी। ओके, अब यहाँ पे एक और नाम याद रखना है कि ये किसकी बात करें। एक और इक्विटी किसका होता है? शेयर धारक। इसका नाम क्या रखोगे? शेयर धारकों के भंडोल। ध्यान से समझना इसको। ठीक है, ये याद रखने के लिए है क्योंकि हमारे जो फॉर्मेट है वो यही है, लेकिन याद रखने के लिए तो सिर्फ पूंजी याद रख सकते हो। अब ध्यान से सुनो कि आर्थिक चिट्ठा हमारा कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग क्या है हमारा? पूंजी दायित्व। दूसरा भाग क्या है हमारा? संपत्ति। हम बात करते हैं पूंजी दायित्व की। तो पूंजी दायित्व हमारा 2 भागों में बटा है। एक है हमारा पूंजी और दायित्व। पूंजी को हम क्या बोलते हैं? शेयर धारकों के भंडोल। और एक हमारा क्या है? दायित्व। अब ध्यान से सुनना कि जो शेयर धारकों के भंडोल या जो पूंजी है, बेसिकली जो मालिक होता है उसके 2 तरह के पैसे होते हैं। सॉरी, ये मैंने इक्विटी नहीं लिखा था, तो यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ इक्विटी। इक्वी लिख के छोड़ दिया था। तो जो पूंजी होता है वो बेसिकली 2 तरह का होता है। 2 तरह का कहूं या 2 भागों में बटा होता है, ऐसे कहूं वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो 2 भाग क्या है वो समझो पहले। एक होता है हमारा सच वाला पूंजी, जिसको हम नाम देते हैं शेयर पूंजी। क्या होता है हमारा? शेयर पूंजी। और एक होता है बिजनेस में जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े होते हैं। एक्स्ट्रा पैसे जो पड़े होते हैं वो भी किसका होता है? कंपनी के मालिकों का होता है। तो उसका नाम क्या है? अनामत और आधिक्य। क्या नाम है? अनामत और
आधिक्य। अब ध्यान से समझो इसको, फिर से मैं बोलता हूं कि हमारी जो आर्थिक चिट्ठा है वो कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। क्या नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं टिक कर देता हूं। एक है हमारा पूंजी दायित्व और एक है हमारा संपत्ति। ठीक है, जो पूंजी दायित्व वो हमारा 2 भागों में बटा है, एक है पूंजी और एक है दायित्व। क्लियर है। अब पूंजी के भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक शेयर पूंजी और एक होता है अनामत और आधिक्य। इतना क्लियर हुआ। यानी आर्थिक चिट्ठा को क्या करोगे, दो, मैं जैसे जैसे बोलूंगा उसको रिपीट करते जाओ अपने मन में, तो इससे क्या होगा, तुम्हें याद हो जाएगा। आर्थिक चिट्ठा कितने भाग है, 2 भाग है, पूंजी दायित्व और संपत्ति। फिर पूंजी के 2 भाग है, पूंजी और दायित्व। और फिर पूंजी के भी 2 भाग होते हैं, एक शेयर पूंजी और अनामत और आधिक्य। क्लियर हुआ इतना। अब बात करता हूं मैं दायित्व की। तो बेसिकली जो बिजनेस होता है, बिजनेस में दायित्व 2 तरह के होते हैं। एक होता है बिन चालू दायित्व। क्या होता है, बिन चालू दायित्व, जिससे हम कहते हैं दीर्घकालीन दायित्व। ठीक है, इसका एक और नाम होता है और वो होता है दीर्घकालीन दायित्व। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो दूसरा नाम होता है वो होता है चालू दायित्व। यानी जो दूसरा चीज होता है वो क्या होता है, चालू दायित्व, जिसका दूसरा नाम है अल्पकालीन दायित्व। क्या नाम है दूसरा नाम, अल्पकालीन दायित्व। ठीक है, वो दीर्घकालीन है, ये अल्पकालीन है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, 2 चीजें आ गई इसमें। ठीक है, तो बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व, फॉर्मेट जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे ही याद रखते जाना। फिर जब असली वाला जो बनाने वाला है तो वहां पे याद करने में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, और ये जो फॉर्मेट है एग्जाम में वो 11 नंबर का आता है। ठीक, कितने मार्क्स का आता है, 11 मार्क्स का आता है। इसीलिए इस पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना और ये तुम्हें आगे की पढ़ाई में भी काम आएगा। यानी आगे जब जो भी क्लास में पढ़ोगे तुम, वहां पे भी ये फॉर्मेट तुम्हें आने वाला ही है, तो उसको ध्यान से सुनना अभी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि आर्थिक चिट्ठा के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, पूंजी दायित्व और संपत्ति। ठीक है, और पूंजी दायित्व में भी 2 होता है, पूंजी और होता है दायित्व। पूंजी के अंदर 2 हो जाएगा, पूंजी और अनामत। ठीक है, अब दायित्व में 2 तरह का दायित्व होगा, एक बिन चालू और एक चालू। अब बात करते हैं हम बिन चालू दायित्व की। किसकी बात करते हैं हम, बिन चालू दायित्व की। तो बिन चालू दायित्व में 3 तरह की चीजें आएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 एरो बना देता हूं। पहला होगा, आएगा उधार ली रकम। क्या आएगा, उधार ली रकम, यानी जो हम दूसरों से पैसों मांगकर जिंदा है उसकी बात आएगी, उधार ली रकम। और दूसरा आएगा दीर्घकालीन, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी। क्या आएगा, अन्य, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अन्य जिम्मेदारी। मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना, अन्य जिम्मेदारी। और तीसरा तुम्हारा क्या होगा, प्रावधान। ये मैंने याद रखने के लिए मैं चीजें शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब ध्यान से सुनो इसको, वापस मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनो। बिन चालू दायित्व में कितने दायित्व होंगे, 3 तरह के दायित्व होंगे। पहला क्या होगा, उधार ली रकम, यानी जो हमने पैसे उधार लिए हैं वो। दूसरा क्या होगा, अन्य जिम्मेदारी। क्या होगा दूसरा, अन्य जिम्मेदारी। तीसरा क्या होगा आपका, प्रावधान। पहला क्या होगा, उधार ली रकम, दूसरा क्या होगा, अन्य जिम्मेदारी, और तीसरा क्या होगा, प्रावधान। अब इस इतना याद रखना है कि जो दीर्घकालीन मतलब ये जो उधार ली रकम है उसके आगे क्या लिख दोगे, दीर्घकालीन उधार ली रकम। अब अन्य जिम्मेदारी में क्या लोगे, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी। प्रावधान में क्या लिख दोगे, दीर्घकालीन प्रावधान। बस दीर्घकालीन दीर्घकालीन तुम्हें ऐड कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं चालू दायित्व। तो चालू दायित्व में सबसे पहले यही 3 कॉपी पेस्ट कर दो, यानी कि इसमें टोटल 4 बन जाते हैं, जिसमें से यही 3 तो कॉपी पेस्ट होते हैं। यानी ये वाला यहाँ पे लिख दो, ये वाला यहाँ लिख दो, और ये वाला यहाँ लिख दो। ठीक है, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, नहीं तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उधार ली रकम, यही 3 पहले लिख दो, उधार ली रकम। उसके बाद दूसरा नाम क्या आ जाएगा, वो ब्लैंक कर दो क्योंकि दूसरा मैंने ब्लैंक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दोगे, अन्य जिम्मेदारी। क्या लिखोगे, अन्य जिम्मेदारी। ठीक है, और तीसरा क्या आएगा आपका, प्रावधान। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बिन चालू दायित्व में 3 ही याद रखा, 3 अपने आप याद हो जाएगा। बिन चालू दायित्व में क्या क्या आता है आपका, उधार ली रकम, अन्य जिम्मेदारी और प्रावधान। अब ये जो बिन चालू दायित्व उधार ली रकम कौन सी होगी, दीर्घकालीन होगी, और जो चालू होगा इसमें कौन सा होगा, अल्पकालीन होगा। ये तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अन्य जिम्मेदारी है ये कौन सा है आपका, दीर्घकालीन, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, अल्पकालीन। तो यहाँ पे लिखोगे अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी, और ये कौन सा होगा, अल्पकालीन जिम्मेदारी। ठीक है, ये दीर्घकालीन होगा और ये कौन सा होगा, अल्पकालीन। ओके, अब प्रावधान की बात करते हैं। तो ये कौन सा प्रावधान होगा, दीर्घकालीन प्रावधान। तो ये कौन सा होगा, अल्पकालीन प्रावधान। ठीक है, अब बात करते हैं, ये मैंने जगह की छुड़वाया है, तो यहाँ पे आएगा व्यापारी
देना। क्या आएगा? व्यापारी देना। क्लियर है इतना? मतलब ये हुआ कि पूरा दायित्व तो याद करने के लिए सिर्फ 4 नाम याद रखने। कितने नाम याद रखने? सिर्फ 4 नाम। 3 तो कॉमन है और एक एक्स्ट्रा, व्यापारी देना। बस क्रम याद रखना है, पहले उधार ली रकम, अन्य जिम्मेदारी, प्रावधान, यही 3 उठा के वहां लिख दो। बस याद रखना है कि दूसरे नंबर पे अब क्या आ जाएगा? व्यापारी देना। आई होप कि इतना फॉर्मेट तुम लोग को याद हो गया होगा। क्लियर है? इतना याद हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, संपत्ति वाला देखते हैं। ठीक है, अब संपत्ति में देखो तो ये मैं थोड़ा यहां बना देता हूं। ठीक है, संपत्ति में भी हमारे पास 2 तरह की संपत्तियां होती हैं। संपत्ति में भी कितनी तरह की संपत्तियां होती हैं? 2 तरह की संपत्तियां होती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है बिन चालू संपत्तियां। पहला हमारा क्या होता है? बिन चालू संपत्तियां। जैसा मैं फॉर्मेट बना रहा हूं वैसा ही तुम अपने नोटबुक में फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, उसके बाद जो बुक का फॉर्मेट है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन ये क्या है, थोड़ा याद करने में आसानी होता है। सॉरी, चालू दायित्व में देखो बोलते बोलते मैंने लिख दिया गलत। ये हो जाएगा आपका चालू संपत्ति। ठीक है, अब इसका देखो याद कैसे रखोगे, मैं फिर से पूरा फॉर्मेट रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले क्या याद रखोगे कि आर्थिक चिट्ठा जो है उसको 2 भागों में बांटोगे। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। आर्थिक चिट्ठा को कितने भागों में बांटोगे? 2 भागों में। पहला भाग क्या होगा? पूंजी दायित्व होगा। पहला भाग क्या होगा? पूंजी दायित्व। दूसरा भाग क्या होगा? संपत्ति। ठीक है, अब पूंजी दायित्व को कितने भाग है? 2 भाग है, पूंजी और दायित्व। पूंजी का ही पूरा नाम क्या है? शेयर धारकों के भंडोल। अब शेयर धारकों के भंडोल जो है वो 2 तरह से बनेंगे, एक होगा शेयर पूंजी और एक होगा अनामत और आधिक्य। ठीक है, अब दायित्व में भी कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व। क्लियर है? बिन चालू दायित्व में 3 आएगा, उधार ली रकम, अन्य जिम्मेदारी और प्रावधान। इसमें भी सेम वही 3 कॉपी पेस्ट कर लो, उधार ली रकम, अन्य जिम्मेदारी और प्रावधान। बस एक्स्ट्रा नाम एक याद क्या रखना है? व्यापारी देना। ये वाला एक एक्स्ट्रा नाम होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका दायित्व का। अब बात करते हैं हम संपत्ति की। तो संपत्ति पे चलते हैं और संपत्ति को समझते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। हाँ, अब बिन चालू संपत्ति में देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है, लिखने के लिए। सबसे पहले आपका आता है स्थायी संपत्ति। क्या आएगा? स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति में 2 तरह के होते हैं, एक होगा आपका दृश्य और एक होगा आपका अदृश्य। ये तो सिंपल है, स्थायी संपत्ति में 2 तरह के होते हैं, एक दृश्य और एक अदृश्य। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा होगा वो तुम्हारा क्या होगा? विनियोग। दूसरा क्या होगा तुम्हारा? विनियोग। फिर तीसरा जो होगा वो होगा लोन और धिराण। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखो, लोन को तो लोन ही बोलते हैं, लोन एंड धिराण को हम एडवांस बोलते हैं। यानी जो तुमने एडवांस में पैसा दिया होगा, अग्रिम जिसको बोलते हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं? धिराण बोलते हैं। ठीक है, तो बिन चालू संपत्ति में क्या क्या आएगा? सबसे पहले स्थायी संपत्ति आएगा, जिसमें 2 तरह की संपत्ति होती है स्थायी में, एक दृश्य होता है और एक अदृश्य होता है। फिर दूसरे नंबर पे आएगा विनियोग, तीसरे नंबर पे आएगा लोन और धिराण, और जो चौथा नंबर होगा और अंतिम होगा हमारा इसमें, वो होगा हमारा अन्य बिन चालू, अन्य बिन चालू संपत्तियां। क्या होगा? अन्य बिन चालू संपत्तियां। ठीक है, ये हो गया हमारा संपत्ति का। कौन सी संपत्ति का? बिन चालू का। अब बात करते हैं चालू का। तो बिन ये चालू में भी सबसे पहले क्या करो? ये ही 3 कॉपी पेस्ट करो। पहले नंबर पे क्या लिखो? विनियोग। पहले नंबर पे क्या लिखो? विनियोग। उसके बाद सवाल है कि बाद में क्या लिखो, तो ये जो 2 लास्ट में है तो ये दोनों लास्ट में ही कॉपी करो। ठीक है, धिराण और सॉरी लोन और धिराण है। ठीक है, धिराण और लोन नहीं है, उल्टा मैंने बोल दिया। यहाँ पे क्या आएगा? लोन और धिराण। ठीक है, उसके बाद जो अगला हमारा आता है वो आता है अन्य। यहाँ पे बिन चालू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चालू संपत्तियां। क्लियर है? अब सवाल है कि बीच में क्या आएगा। ये जो बीच में 3 जगह मैंने लाइन खींच दिया है, अब इसमें देखो क्या आएगा। देखो याद कैसे करना, मैं याद करने के तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? संपत्ति के 2 भाग करोगे, एक बिन चालू और एक चालू। बिन चालू में क्या आएगा? स्थायी आएगा, स्थायी में 2 है, दृश्य और अदृश्य। उसके बाद है विनियोग, लोन और धिराण और अन्य बिन चालू संपत्तियां। अब ये जो विनियोग लिखा है इसमें क्या लिख देना? बस तुम बिन चालू विनियोग लिख देना। लोन और धिराण में क्या लिख देना? दीर्घकालीन लोन और धिराण। बस इतना ही अंतर है।
ठीक है, क्योंकि बिन चालू को हम दीर्घकालीन भी बोलते हैं। अब वही 3 चीजें सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे, बस यहाँ पे विनियोग के आगे क्या लिख दोगे तुम, यहाँ पे चालू, चालू विनियोग, यहाँ पे क्या लिख दोगे, अल्पकालीन, क्योंकि ये क्या होता है अल्पकालीन, ये दीर्घकालीन है तो ये क्या हो जाएगा अल्पकालीन लोन और धिराण, और ये अन्य चालू संपत्तियां तो लिखा ही है। अब सवाल है कि ये 3 क्या आएगा, तो ये 3 बहुत आसान है। सबसे पहले आएगा माल सामग्री, क्या आएगा, माल सामग्री, उसके बाद आएगा रोकड़, सॉरी रोकड़ और रोकड़ नहीं आएगा, उसके बाद आएगा व्यापारी लेना, पिछले वाले में देना था, यहाँ पे लेना है, फिर उसके बाद आएगा रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। ठीक है, तो अब वापस सुनो इसको कि बिन चालू संपत्तियों में क्या आएगा, 4 चीजें आएंगी, स्थायी संपत्तियां, विनियोग, लोन और धिराण में टिक करते जाता हूं। सबसे पहले क्या आएगा, स्थायी संपत्तियां, फिर आएगा विनियोग, फिर आएगा लोन और धिराण और अन्य बिन चालू संपत्तियां, और यही 3 चीजें सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, विनियोग, और लास्ट में 2 क्या रहेगा, यही दोनों कॉपी पेस्ट। ठीक है, लोन और धिराण और अन्य चालू संपत्तियां, फिर बीच में बस 3 एक्स्ट्रा याद रखना है। वो 3 एक्स्ट्रा क्या है, एक है हमारा माल सामग्री, एक है हमारा व्यापारी लेना, और एक है हमारा रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा विनियोग, फिर उसके बाद क्या आएगा माल सामग्री, फिर क्या आएगा व्यापारी लेना, उसके बाद आएगा रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। क्लियर है इतना? अब इस पूरे फॉर्मेट को एक बार दोहरा लेना मन में, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई भी डाउट ना रहे। एक बार पूरा फॉर्मेट दोहरा लो 5 मिनट का स्टॉप करके, ठीक है, फटाफट इसको दोहरा लो, 5 मिनट का स्टॉप करके दोहरा लो। ओके, क्लियर है इतना? सारे जितना भी फॉर्मेट है, देखो जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने फॉर्मेट लिखा है तुम वैसे ही याद रखोगे तो ज्यादा आसान होगा। कि आर्थिक चिट्ठे के 2 भाग होते हैं, पूंजी दायित्व और संपत्ति, फिर पूंजी दायित्व के 2 भाग होते हैं, शेयर और अनामत, फिर दायित्व के 2 भाग होते हैं, बिन चालू और चालू, संपत्ति के 2 भाग होते हैं, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति, बिन चालू में 4 आएगा, चालू संपत्ति में 6 आएगा, 3 तो कॉपी पेस्ट, 3 एक्स्ट्रा, और चालू दायित्व यहाँ पे भी बिन चालू दायित्व में 3 आएगा, यहाँ पे भी वही 3 कॉपी पेस्ट, 1 एक्स्ट्रा, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब समझते हैं इसका एक्चुअल जो फॉर्मेट होता है, देखो वो कैसा होता है। देखो इसका एक्चुअल फॉर्मेट कैसे लिखोगे, जब भी तुम सवाल सॉल्व करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब भी तुम सवाल सॉल्व करोगे तो तुम क्या करोगे वो सुनो। सबसे पहले जब भी सॉल्व करोगे तो हमेशा याद रखना 2 पेज में लिखोगे। एक पेज में होगा तुम्हारा इक्विटी और दायित्व, जो मैंने कहा ना 2 भागों में, उसको तुम 2 पेज समझो। दूसरे पेज में आएगा संपत्ति। ठीक है, अब पहले पेज को 2 भागों में बांटोगे, एक होगा तुम्हारा शेयर धारकों के फंडोल और एक होगा तुम्हारा दायित्व। ठीक है, अब शेयर धारकों फंडोल में मैंने क्या बोला, शेयर पूंजी अनामत और आधिक्य, और दायित्व में मैंने क्या बोला, 2 होगा, बिन चालू और चालू। अब बिन चालू में मैंने क्या बोला, उधार ली रकम, दीर्घकालीन जिम्मेदारी, अन्य जिम्मेदारी, और मैंने क्या बोला, प्रावधान। देखो वही सेम आया कि नहीं, और आधा आधा नाम करके मैंने पूरा याद करवा दिया। और चालू दायित्व में भी सेम वही आएगा, 3 कॉपी पेस्ट, अन्य जिम्मेदारी और प्रावधान, बस बीच में एक एक्स्ट्रा आ गया, तुम्हारा क्या आएगा, व्यापारी देना। फिर पहला पेज खत्म, अब दूसरे पेज पे आ जाओ। दूसरे पेज पे भी सेम वही करो, आधे में बनाओ बिन चालू संपत्ति, आधे में बनाओ चालू संपत्ति। अब बिन चालू में पहले लिखोगे स्थायी संपत्ति, उसके अंदर 2 लिखोगे, दृश्य और अदृश्य, उसके बाद लिखोगे विनियोग, लोन और धिराण, फिर अन्य बिन चालू संपत्ति। अब चालू संपत्ति में सेम वही 3 कॉपी पेस्ट करो। सबसे पहले क्या लिखोगे, विनियोग, उसके बाद लिखोगे लोन और धिराण, और लास्ट में लिखोगे अन्य चालू संपत्ति। और ये बीच का जो 3 जगह है उसमें पहले आएगा माल सामग्री, व्यापारी लेना, फिर रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। तो इस तरह से तुम्हारा होगा पूरा आर्थिक चिट्ठे का फॉर्मेट। क्लियर है? आया समझ में? ये है तुम्हारे पूरा आर्थिक चिट्ठे का फॉर्मेट। अभी भी देखो ये अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि इसके अंदर भी कुछ चीजें आती हैं, उनके बारे में भी जानना हमें जरूरी है। तो उसके लिए तुम्हारे बुक में जो पेज नंबर दिया है 127, वो निकाल लो। अगर नहीं है बुक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्लाइड में तो पूरा दिख ही रहा है। ठीक है, तो स्लाइड में पूरा दिख ही रहा है, तो उसी को बेस लेके तुम यहाँ पे समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो मैं चीजें बोलूंगा, ठीक, जो मैं चीजें कहूंगा वही चीजें तुम याद रखोगे, बाकी का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ शेयर की। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जो हमारा शेयर धारकों का भंडोल है, उसमें सबसे पहला क्या आता है, हमारा शेयर पूंजी आता है। उसमें तुम्हें बस याद रखना है शेयर, मैं लिख देता हूं, उसमें सिर्फ याद क्या रखना है, शेयर। अब शेयर में 2 तरह के शेयर होते हैं, मैंने बताया है। एक होता है हमारा इक्विटी शेयर, ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, अधिमान, जिसको हम प्रेफरेंस भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रेफरेंस। ठीक है, 2 होता है। ठीक है, इक्विटी को एक और नाम बोलते हैं सामान्य।
ओके। अब उसके बाद इसके अंदर का जो इतना सारा लिखा है ना, वो सब देखने की जरूरत नहीं है, वो तो वही लिखा है, अधिकृत पूंजी लिखा है, फिर प्रकाशित पूंजी लिखा है, भरपाई हुई पूंजी लिखा है, वो हमें नहीं आता, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स देखना चाहे तो उसको याद कर सकते हैं, हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो नहीं भर पाई उसको हम माइनस करना होता है, तो वो भी हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस एक याद रख लो कि अगर शेयर जब्ती आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, क्या याद रख लोगे, दो चीजें याद रख लो, नोट एक चीजें, एक आएगा अगर बाकी हफ्ता, अरे यार एक मिनट, एक अगर बाकी हफ्ता आएगा तो उसको माइनस करोगे, और एक आएगा शेयर जब्ती तो उसको क्या करोगे, प्लस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि बाकी हफ्ता आएगा तो उसको माइनस करोगे, क्या करोगे, उसको बाकी हफ्ता आएगा तो उसको माइनस करोगे, और शेयर जब्ती होगा तो उसको क्या करोगे, प्लस करोगे, दो चीजें हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा शेयर का। अब बात करते हैं अनामत की। मैंने कहा था ना अनामत और अधिक्य। अब देखो अनामत और अधिक वाला कैसे याद रखोगे, इसको ध्यान से देखना कि बहुत सारे नाम तो तुम सुने होंगे, जैसे कि यहाँ पे जो चीजें तुम्हें आती हैं या जो चीजें तुम्हें पता होगी, पहले मैं वही बताता हूँ। सबसे पहले प्रतिभूति प्रीमियम अनामत नाम सुना होगा, सामान्य अनामत सुना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या सुना होगा, कारीगर अकस्मात मुआवजा, ये भी सुना होगा। विनियोग वृद्धि कमी अनामत सुना होगा। अनामत भंडोल सुना होगा। यानी जिसपे मैंने ग्रीन टिक किया है, ये वो नाम है जो हमने सुना है। तो सबसे पहले क्या है, प्रतिभूति अनामत है, सामान्य अनामत है, अनामत भंडोल है, कामदार है और विनियोग है। ये है वो चीजें हैं जो हमें पहले से ही पता है। अब एक्स्ट्रा क्या याद रखना है वो समझो, जो तुम्हें याद रखना होगा। एक आएगा पूंजी अनामत, एक आएगा डिबेंचर वापसी अनामत। याद होगा हमने पिछले चैप्टर में एक बनाया था डिबेंचर वापसी अनामत, तो वो यहाँ पर आ जाता है। और एक होता है डिविडेंड समतुला भंडोल, यानी डिविडेंड पे करने के लिए कभी कभार हमें कुछ पैसे अलग से डब्बे में बना के रखना पड़ता है, तो वो जो डब्बे में पैसे होते हैं उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड समतुला भंडोल। क्लियर है इतना। और यही तीन चीजें यहां से माइनस करनी होती है, तो इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बस याद रखो कि अगर कभी कोई चीजें हमें प्रावधान करना पड़ता है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का प्रावधान है। अगर हमें चीजें प्रावधान करनी पड़ती है तो प्रावधान हमेशा हम लाभ में से ही करते हैं। किसमें से करते हैं, लाभ में से। तो प्रावधान करने में पहले क्या करोगे, उन चीजों को माइनस करोगे और फिर अलग से दिखाओगे। जैसे कि मान लो मेरे दो जेब है, एक ये जेब है और एक ये जेब है। इस जेब में है मान लो 500 रुपए और इस जेब में है 100 रुपए। मैंने इस जेब में से निकाल के 100 रुपए इस जेब में रख लिया, तो इसका मतलब 100 रुपए यहां से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और 100 रुपए यहाँ क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो देखो वही है, सामान्य अनामत अलग से लिख दिया, इसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। तो ये रहा अनामत और आधिक्य का। तो हमारा पहला काम तो हो गया कि हमारा आर्थिक चिट्ठा के जो दो भाग होते हैं, पूंजी और दायित्व, सॉरी पूंजी दायित्व और संपत्ति। पूंजी दायित्व वाला तो हो गया, अब बात करते हैं दायित्व वाला। तो दायित्व वाले मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या आएगा, बिन चालू, फिर आएगा चालू। तो बिन चालू में पहला आता है उधार ली रकम। तो उधार ली रकम में डिबेंचर सुना ही होगा, बॉन्ड सुना होगा, ये दोनों तो तुमने सुने ही होंगे। बस एक नाम याद रखोगे, सार्वजनिक डिपोजिट। कौन सा नाम याद रखोगे, सार्वजनिक डिपोजिट। ये एक एक्स्ट्रा नाम है कि जो तुम्हें याद रखना है, क्या नाम है, सार्वजनिक डिपोजिट। उसके बाद ये जो लिखा है दीर्घकालीन, तो नाम ही में लिखा है दीर्घकालीन, तो वो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, दीर्घकालीन लिखा है तो भाई लिख ही देना। तो तीन नाम याद रखने, डिबेंचर और बॉन्ड, ये दोनों क्या है, सौतेले भाई हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, सौतेले भाई हैं, तो ये दोनों सेम टू सेम है, डिबेंचर और बॉन्ड। उसके बाद एक एक्स्ट्रा याद रखोगे, सार्वजनिक डिपोजिट, ये हो गया तुम्हारा दीर्घकालीन उधार ली रकम का। अब बात करते हैं अन्य दीर्घकालीन दायित्व की। इसकी बात करते हैं अन्य दीर्घकालीन दायित्व की। तो अन्य दीर्घकालीन दायित्व में क्या आएगा, इसमें दो चीजें आएंगी, एक आएगा डिबेंचर वापसी प्रीमियम और एक आएगा प्रेफरेंस शेयर वापसी प्रीमियम। याद होगा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमें डिबेंचर प्रीमियम से वापस करना हो, यानी डिबेंचर और प्रीमियम दोनों देना हो, तो प्रीमियम के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा दायित्व बन जाता है, क्योंकि हमने अभी तक पैसा चुकाया नहीं है, तो वो दायित्व हमें कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो वही दायित्व हमने यहाँ पे लिखा है, डिबेंचर वापसी प्रीमियम। और अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर वापस करना है और उसमें भी है प्रीमियम, तो वो भी यहाँ पर आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, अन्य दीर्घकालीन, क्योंकि वो हमें लंबे समय के बाद वापस करना है, इसी वजह से उसको हम इसमें लिखेंगे। क्लियर है। तो दो नाम आएगा, एक आएगा तुम्हारा डिबेंचर वापसी प्रीमियम और एक आएगा तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर वापसी प्रीमियम। किसमें, दीर्घकालीन दायित्व में, अन्य दीर्घकालीन दायित्व में। अब बात करते हैं प्रावधान। तो प्रावधान के लिए बस एक नाम याद रखोगे कि कर्मचारी। क्या याद रखोगे, कर्मचारी। कर्मचारी से जुड़ा हुआ जो भी प्रावधान होगा, ठीक है, कर्मचारी से जुड़ा प्रावधान वो क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन के लिए हो जाएगा। जैसे कि प्रोविडेंट फंड कर्मचारी से जुड़ा है, ग्रेजुटी फंड कर्मचारी छोड़कर जाता है तब देते हैं, पेंशन कर्मचारी छोड़ के जाएगा तब देंगे, कामदार लाभ भाग फंड
फायदा हुआ तो उनको एक्स्ट्रा पैसा देना है। और कामदार बचत खाता, देखो कामदार, प्रोविडेंट, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सारी की सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है? कर्मचारी से जुड़े हुए प्रावधान है। यानी दीर्घकालीन प्रावधान में क्या आएगा? कर्मचारी से जुड़े हुए प्रावधान। क्लियर हुआ? तीनों चीजें क्लियर हो गई। तो दायित्व में हमने क्या पढ़ा था? 2 दायित्व आता है, ठीक है। दायित्व में कितनी दायित्व आती है? 2 दायित्व। एक होता है बिन, मैं यहाँ पे बिन लिखता हूं, और एक में लिखता हूं चालू, ठीक है। बिन में कितने हैं? 3 हैं, उधार ली रकम, अन्य जिम्मेदारी और प्रावधान। तो वही तीनों हो गया हमारा, उधार ली रकम, अन्य दायित्व और प्रावधान। क्लियर है? अब बात करते हैं हम चालू की। चालू में तो 3 कॉपी पेस्ट था, यानी 1, 2 और 3 कॉपी पेस्ट है, बीच में एक एक्स्ट्रा आएगा व्यापारी देना, ठीक है। तो फॉर्मेट में उसको देख के अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी चेक करते हैं उधार ली रकम में क्या आएगा। तो उधार ली रकम में जो तुम्हें याद रखना है वो याद रखना है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या याद रखना है? बैंक ओवरड्राफ्ट और एक कैश क्रेडिट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बाकी कोई भी लोन तुम्हारा 12 महीने से कम होगा वो तो इसमें ही आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। बस याद क्या रखना है? बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। मैं जिस पे हरा कर रहा हूँ समझ लेना, वही तुम्हें याद करना है जबरदस्त तरीके से। बाकी तो नाम सुना ही होगा तुमने, ठीक है। व्यापारी देना, तो व्यापारी देना का तो तुम्हें पता ही है। व्यापारी देना में क्या था? लेनदार और देनी हुंडी, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अन्य चालू दायित्व में, ठीक है। अन्य चालू दायित्व किसकी बात करते हैं? अन्य चालू दायित्व की। तो अन्य चालू दायित्व में तुम याद क्या रखोगे? ये मैं टिक कर देता हूं, खर्च चुकाना बाकी, अग्रिम प्राप्त आय और नहीं मंगाया डिविडेंड। बस ये 2 नाम याद रखो। क्या याद रखोगे? खर्च चुकाना बाकी, अग्रिम प्राप्त आय और नहीं मंगाया डिविडेंड। बाकी की जो चीजें हैं तो उसमें तुम्हें लिखा रहेगा 12 महीने से कम का, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अन्य अल्पकालीन प्रावधान। तो अल्पकालीन प्रावधान में 2 ही नाम आते हैं, एक आता है करवेरा का प्रावधान और एक आता है सूचित डिविडेंड। तो करवेरा का प्रावधान याद रखना है, एक आएगा करवेरा का प्रावधान और एक आएगा सूचित डिविडेंड, ठीक है। ये 2 चीजें आती हैं हमारी अल्पकालीन प्रावधान में। करवेरा का प्रावधान जो हमें टैक्स भरना पड़ता है उसके लिए पहले से प्रावधान करना पड़ता है, और टैक्स तो हम हर साल भरते हैं। और डिविडेंड, जो डिविडेंड हम पे करने वाले हैं, यानी जो ब्याज हम शेयर धारकों को देने वाले हैं, उसके लिए पहले से हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सूचित डिविडेंड। तो इस तरह से हो गया हमारा ये पूरा दायित्व का फॉर्मेट, ठीक है। उसके अंदर की भी चीजें हमने देख ली। अब इसका जो फॉर्मेट है मैं एक बार वापस डिस्कस कर लेता हूँ दायित्व वाला, ठीक है। तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? बम्पर रिवीजन हो जाएगा फटाफट। मैं सिर्फ दिखाऊंगा, ठीक है, पूरा बोलूंगा नहीं, सिर्फ दायित्व का। देखो दायित्व में क्या हो गया, मैं बोल ही देता हूँ। चलो दायित्व में देखो 2 भाग कर दिया हमने, शेयर और से पूंजी और दायित्व। पूंजी में 2 है, शेयर पूंजी और अनामत और आधिक्य। दायित्व में 2 है, एक बिन चालू होगा और एक चालू होगा, ठीक है। बिन चालू में 3 है, उधार ली रकम है, जिम्मेदारी है और प्रावधान है। इसमें भी सेम आएगा, उधार ली रकम है, जिम्मेदारी है और प्रावधान है। एक एक्स्ट्रा याद रखना है, व्यापारी देना, जिसमें 2 चीजें आएंगी, एक लेनदार और एक देनी हुंडी। बात समझ में आया? लेनदार और देनी हुंडी। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, अगला कहाँ गया? नीचे 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 नीचे, हाँ। अगला हमारा है संपत्ति पक्ष। तो संपत्ति पक्ष को हमें कैसे याद रखना है कि संपत्ति पक्ष में 2 संपत्तियां होती हैं, एक है हमारा बिन चालू संपत्ति और एक है चालू संपत्ति। तो बिन चालू में पहला क्या था? स्थायी संपत्ति। स्थायी में 2 था, एक दृश्य था और एक अदृश्य था। तो ये तो बहुत आसान है याद रखना, जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, फिक्चर्स, वाहन, साधन सरंजाम, भाड़े पट्टे का मकान, भाड़े या पट्टे की संपत्ति। तो सारा चीज तुम्हें पता ही है, ये देखने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं अदृश्य का। तो अदृश्य में जो जो तुम्हें पता है वो इग्नोर करो। ख्याति पता है, वेरी गुड। पेटेंट भी पता है, ट्रेडमार्क भी सुने हो, कॉपीराइट भी सुने हो। एक्स्ट्रा क्या आया जो हमने पहली बार हो सकता है सुने हो? एक आया लाइसेंस, एक आया सॉफ्टवेयर और एक आया फ्रेंचाइजी, ठीक है। ये तीनों ही चीजें हमारी किसमें आती हैं? अदृश्य दीर्घकालीन संपत्ति में या स्थायी संपत्ति में। तो ये 3 नाम हैं जो तुम्हें जमकर याद रखने हैं, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर और फ्रेंचाइजी। स्थायी संपत्ति जो अदृश्य है उसमें क्या क्या आता है? ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, साथ में 3 एक्स्ट्रा नाम याद रखोगे, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर और फ्रेंचाइजी। क्लियर है? अब बात करते हैं बिन चालू विनियोग के। तो बिन चालू विनियोग में 12 महीना 12 महीना 12 महीना तो लिखा ही रहेगा। हमें याद क्या रखना है? प्रोविडेंट फंड के विनियोग। हमें याद क्या रखना है? प्रोविडेंट फंड के विनियोग और डिबेंचर वापसी अनामत के विनियोग। हमें 2 ही नाम याद रखने हैं, प्रोविडेंट फंड के विनियोग, डिबेंचर वापसी अनामत। यानी जो हमने प्रोविडेंट फंड कर्मचारियों के लिए बनाया था, हो सकता है उसको हम विनियोग कर दे, क्योंकि अपने कंपनी में रखे रहेंगे तो वो अंडा तो देगा नहीं, लेकिन कहीं और रखेंगे तो हो सकता है अंडा दे दे, ठीक है। और वापसी जो हम डिबेंचर वापस करने वाले हैं उसके लिए भी हमने अनामत बनाया था, अनामत
और अधिक में, तो वो पैसा हम अपने पास रख के तो उसको सड़ाएंगे नहीं, उसको भी हम क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं विनियोग कर देंगे, तो वो विनियोग क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन में आएगा। ठीक है, और या तो तुमने गौड़ कंपनी की, यानी जो तुम्हारी ही गौड़ कंपनी है, दूसरी छोटी कंपनी है, उसके तुमने शेयर खरीदे हो, बाकी तो 12 महीना 12 महीना 12 महीना लिखा होगा तो समझ जाओगे, विनियोग विनियोग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम दीर्घकालीन लोन की। तो दीर्घकालीन लोन में क्या क्या याद रखना है, कस्टम डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट और इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, यानी ये वो संस्थाएं हैं जहां पे हम पैसा जमा करते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन के लिए हम पैसा जमा करते हैं ताकि कोई भी समस्या हो तो वो लोग हमारा ऐसा ना करे कि टेलीफोन कट कर दे, इलेक्ट्रिसिटी कट कर दे। ठीक है, दीर्घकालीन के लिए हम पैसा उनके पास अपना जमा रखते हैं, क्या क्या, कस्टम डिपॉजिट, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, इसको हम एडवांस भी बोल सकते हैं कि हम उनको एडवांस के तौर पे जमा करते हैं। क्लियर है इतना, इसको राइटिंग में थोड़ा बदलाव करते हैं और ढंग से लिखता हूं कि एडवांस के तौर पे हम उनके पास रखते हैं। ओके, अब बात करते हैं अन्य बिन चालू संपत्ति, ये मोस्ट आईएमपी, इसको याद रखना, ये 3 नाम, डिबेंचर बट्टा, विज्ञापन अभियान खर्च और संशोधन और विकास खर्च। याद होगा हमने पढ़ा था डिबेंचर हम बट्टा से प्रकाशित करते हैं, तो जो बट्टा हमने प्रकाशित किया वो हमारा नुकसान है, लेकिन वो नुकसान क्या है, 4-5 सालों के लिए है, इसी वजह से उसको हम संपत्ति में मान के चलते हैं। यानी कोई भी ऐसा खर्च जिसका फायदा हमें कुछ सालों तक मिलने वाला हो, उसको हम कहाँ लिखते हैं, अन्य बिन चालू संपत्तियों में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, अन्य बिन चालू संपत्ति। क्लियर हुआ, और विज्ञापन अभियान खर्च का भी सेम है, विज्ञापन किया है उसका फायदा तुम्हें कई सालों तक मिलेगा। संशोधन विकास खर्च भी सेम है, कि कुछ संशोधन कर रहे हो, कुछ विकास के लिए खर्च कर रहे हो, क्योंकि सबका साथ सबका विकास भी तो करना है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी संशोधन और विकास खर्च में। अब बात करते हैं चालू विनियोग की, ये था हमारा बिन चालू संपत्ति का। मैं फिर से बोल देता हूं, पहले क्या आएगा, स्थायी संपत्ति जिसमें आएगा दृश्य और अदृश्य, उसके बाद क्या आएगा, विनियोग। विनियोग में जो है वो 3 चीजें तुम्हें मेन याद रखनी है। विनियोग के बाद क्या आएगा, लोन और धिराण, इसमें भी 3 ही चीजें याद रखनी है। फिर आएगा अन्य बिन चालू संपत्तियां, उसमें ये 3 चीजें याद रखनी है। फिर बात करते हैं चालू विनियोग, तो चालू विनियोग में मैं कुछ बताने जैसा नहीं है, सिर्फ याद रखना कि जो 12-12 महीने से कम का होगा वो इसमें आएगा, और 12 महीने से अधिक का होगा तो तुम्हारा ये दीर्घकालीन वाले में चला जाएगा, यानी बिन चालू विनियोग में चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं माल सामग्री की, किसकी बात करते हैं, माल सामग्री। तो माल सामग्री का मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो क्या होता है, स्टॉक होता है। तो जहां जहां स्टॉक लिखा तो वो तो तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें याद क्या रखना होता है, एक्स्ट्रा, बस ये याद रखना है, फुटकर भाग, क्या याद रखना है, फुटकर भाग और फुटकर औजार, ये जो 2 चीजें हैं बस यही याद रखोगे कि फुटकर भाग और फुटकर औजार किस में आता है, माल सामग्री में आता है। कभी कभी जो बड़ी बड़ी मशीनें जहां होती है जिस भी कंपनी में, वहां पे उन मशीनों को सही करने के लिए छोटे मोटे नट बोल्ट, पाना, ये सब रखा होता है, तो वो सब है ना रेगुलर बेसिस पे खराब होते रहते हैं क्योंकि उनका रेगुलर यूज होता है। तो जब रेगुलर यूज होगा चीजों का तो वो खराब होती रहेंगी, तो उसको हम क्या मान लेंगे, हम चालू संपत्ति में माल सामग्री, क्योंकि वो व्यवसाय में काम आती है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना कि सर हमारे गाड़ी का भी तो नट बोल्ट या वो मशीन बोलते हैं ना सिरिंज पाना है वो खराब नहीं होता, तो हम यूज कौन सा करते हैं, मैंने तो आज तक यूज नहीं किया है, राइट। तो ऐसा नहीं सोचना है। क्लियर है, अब बात करते हैं हमारा व्यापारी लेना। तो व्यापारी लेना में देनदार और लेनी होती है, तो सिंपल है, इसमें कुछ याद रखने जैसा नहीं। रोकड़ और रोकड़ समकक्ष में भी पता है तुम्हें, रोकड़ हाथ पर, बैंक में पैसा हाथ में और बैंक में हो, सेम ही बात है। अल्पकालीन लोन, तो ये भी वही 12 महीने से कम का होगा तो इसमें आ जाएगा। और हाँ, एक याद रखना, व्यापारी को दिया एडवांस 12 मास से कम के लिए, 12 महीने से ज्यादा होगा तो तुम्हारा दीर्घकालीन या बिन चालू में चला जाएगा। अब ये अन्य बिन चालू संपत्ति, अब ये अन्य बिन चालू संपत्ति में याद क्या रखना है, अग्रिम चुकाया खर्च और मिलनी बाकी आय, क्या याद रखनी है, अग्रिम चुकाया खर्च और मिलनी बाकी आय, बाकी जो भी 12 महीने से कम का होगा वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर है। अब इस फॉर्मेट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, पूरी वीडियो सुन लेना, 1.5 में बढ़ा के आगे बढ़ा घटा बढ़ा के सुन सकते हो जैसा तुम्हें कंफर्टेबल हो। ठीक है, पूरा फॉर्मेट बता दिया, प्लस अंदर में जो आती है वो चीजें बता दी है। अब एक चीज और है जो मैं बता देता हूँ, वो क्या है कि जब भी तुम फॉर्मेट बनाओगे तो पूरा नाम लिखोगे, जो भी कंपनी का नाम दिया होगा। ठीक है, कंपनी का नाम जैसे मान लो सचिन है तो सचिन लिमिटेड वो जो भी होगा, फिर तारीख 31/3/2003 के दिन, जो भी तारीख दिया 2021 होगा, 21 के दिन की पक्की तलपट, ये बस याद रखना हेडिंग का। बाकी तो सब तुम्हें पता ही है। विवरण नोट नंबर ये मैंने शुरू में नहीं बताया था। ठीक है, विवरण नोट नंबर और तारीख, ये जो कॉलम है ना रकम की, तो हम रकम की 2 कॉलम बनाएंगे, एक हम नाम देंगे इनर कॉलम के लिए और एक आउटर कॉलम के लिए। तो ये याद रखना है बस एक्स्ट्रा कि यहाँ पे हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक इनर कॉलम बन जाएगा और एक हमारा आउटर कॉलम।
मतलब इसमें सारा लिख के हम टोटल उसका बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आर्थिक चिट्ठा का फॉर्मेट। तो अगर आर्थिक चिट्ठा का फॉर्मेट समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को क्या करोगे तुम, शेयर करोगे, लाइक करोगे और चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। 3 चीजें तुम्हें करनी है। ओके, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो जरूर बोलना, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो मैं हाजिर हूँ, बोल देना, ओके। और बाकी ये 3 चीजें तुम सपोर्ट करने के लिए जरूर करोगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। ओके, बाय बाय।